नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी प्राचीन दुनिया में जो हजारों साल पुरानी होकर भी हमें आज भी चौंकाती है। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर हम सिर्फ तथ्यों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि उन अनसुलझे सवालों और गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस महान सभ्यता से जुड़े हैं। सही बात है। जाहिर है हम इसकी अद्भुत नगर योजना पर तो बात करेंगे ही, और वो रहस्यमयी लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हाँ, वो लिपि तो एक बहुत बड़ी पहेली है। तो शुरुआत करें एक नजरिए से। ये सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये लगभग कब से कब तक थी? 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच। हाँ, मोटे तौर पर यही समय माना जाता है जब वो अपने चरम पर थी, और इसका फैलाव बहुत बड़ा था। हाँ, आज का पाकिस्तान तो है ही, भारत में गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, काफी बड़ा इलाका। बिल्कुल। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, लोथल और अब राखीगढ़ी, ये सब बड़े केंद्र थे। और ये शहर सिर्फ पुराने नहीं थे, एक्सपर्ट। वो तो अपने समय से कहीं आगे थे। अरे बहुत आगे। सोचिए, आज से मतलब 4-5 हजार साल पहले पक्की ईंटों से बने घर, कमाल है। और लगभग हर घर में अपना स्नानागार, शौचालय, और सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियों का पूरा जाल, वो भी परिकल्पित तरीके से। गजब की इंजीनियरिंग। बिल्कुल। सड़कें सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे आजकल के ग्रिड प्लान होते हैं। अच्छा। और ईंटें भी ऐसा नहीं कि कोई भी साइज हो, एक मानक आकार की थी। वो 1:2:4 का अनुपात जो बताते हैं। इससे पता चलता है कि निर्माण में कितना अनुशासन था। और ये लोग तांबा, टिन, सोने, चांदी, कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। इनके संपर्क मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूसरी सभ्यताओं से भी थे। शहरी योजना में तो ये उनसे मीलों आगे थे। वाकई उस जमाने में ऐसी प्लानिंग सोचना भी मुश्किल है। और इसी सोच का एक और उदाहरण धोलावीरा में मिला है। वो बड़ा सा साइन बोर्ड, हाँ, वो धोलावीरा वाला साइन बोर्ड, 10 बड़े बड़े चिन्ह हैं उस पर, लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से चिपकाए हुए। हाँ, और हैं वो सिंधु लिपि के ही अक्षर, पर इतने बड़े आकार में और ऐसी सार्वजनिक जगह पर, ये अपने आप में अनोखा है। बिल्कुल। और पहेली वही कि लिखा क्या है उस पर, आज तक कोई नहीं समझ पाया। शहर का नाम, कोई निर्देश या कुछ और। ये रहस्य वाकई दिलचस्प है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये लिपि सिर्फ मोहरों और बर्तनों तक की थी, या इसका सार्वजनिक जीवन में भी कोई बड़ा रोल था। सही। और ये हमें सीधे सिंधु लिपि की बड़ी पहेली पर ले आता है। लेकिन उससे पहले एक और रहस्य की बात, मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ। हाँ, मोहनजोदड़ो के कंकालों वाला मामला, स्रोतों में इसका जिक्र आता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुछ कंकाल सड़कों पर या घरों में बिखरे हुए मिले, जैसे किसी अचानक आई आपदा का शिकार हुए हों। बिल्कुल। और कुछ जगहों पर असामान्य रेडिएशन के स्तर का भी जिक्र मिलता है कि कुछ स्रोतों में। इन्हीं चीजों के आधार पर कुछ सिद्धांत बने हैं। स्रोत सामग्री में एक विचार ये भी आता है कि क्या ये किसी प्राचीन युद्ध, शायद महाभारत जैसे किसी महायुद्ध का नतीजा था। अच्छा। या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा या महामारी। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब स्रोत में दर्ज सिद्धांत या अटकलें हैं। हाँ, मतलब पक्का सबूत नहीं है। बिल्कुल नहीं। पुरातात्विक समुदाय में इन पर काफी बहस है और कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। पर ये रहस्य ये जरूर दिखाते हैं कि हम अभी भी सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में कितना कम जानते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य तो शायद वो लिपि ही है ना? हजारों मोहरें, बर्तन, तांबे की पट्टियां मिली। हाँ, जिन पर 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह खुदे हैं। पर ना तो ये पता कि भाषा कौन सी है, ना ही इसे पढ़ने का कोई तरीका मिला है। जैसे मिस्र के लिए वो रोजेटा स्टोन मिला था, वैसा कुछ नहीं। सही कहा। ये चिन्ह चित्रात्मक हैं या विचारात्मक हैं या ध्वनियात्मक, ये भी बहस का मुद्दा है। क्या ये कोई पूरी भाषा थी या सिर्फ व्यापार या धार्मिक कामों के निशान? बिना किसी द्विभाषी लेख के, मतलब कोई ऐसा लेख मिले जिसमें यही लिपि हो और साथ में कोई जानी पहचानी भाषा भी हो, तब तक ये गुत्थी सुलझना बहुत मुश्किल है। ये चाबी है उनके ज्ञान के दरवाजे की जो खो गई है। और रहस्य सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी के नीचे भी हो सकते हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी की बात आती है। हाँ, वो 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIO ने एक सर्वे किया था सोनार से। अच्छा, सोनार से। हाँ, ध्वनि तरंगों से समुद्र तल की तस्वीरें लेने वाली तकनीक। उसमें पानी के नीचे कुछ ज्यामितीय पैटर्न दिखे जो प्राचीन दीवारों, नालियों या बस्तियों जैसे लगते थे। तो क्या ये
मतलब स्रोत ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये पौराणिक द्वारका हो सकती है या कोई और डूबा हुआ शहर? हाँ, ये सवाल जरूर उठाया गया है। इस पर अभी बहुत शोध बाकी है, कंफर्म कुछ नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि इतिहास की परतें समंदर की गहराइयों में भी छुपी हो सकती हैं। लेकिन एक खोज जिसने हाल के सालों में सिंधु सभ्यता के बारे में हमारी समझ को काफी बदला है, वो राखी गढ़ी से आई है, हरियाणा का वो बड़ा हड़प्पा स्थल। बिल्कुल सही। राखी गढ़ी में खुदाई में एक महिला का कंकाल मिला और वैज्ञानिक उसके डीएनए का विश्लेषण करने में सफल रहे। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। इस डीएनए का संबंध आज की दक्षिण भारतीय आबादी से और दूसरे स्थानीय भारतीय आनुवंशिक समूहों से पाया गया। इसमें वो जो बाहर से आए माने जाने वाले आर्यों या स्टेपी लोगों के डीएनए का कोई अंश नहीं मिला। ओह, इसका मतलब क्या हुआ फिर? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। ये उस सिद्धांत को जबरदस्त तरीके से बल देता है कि सिंधु घाटी के लोग बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वे इसी जमीन के मूल निवासी थे। मतलब हमारे ही पूर्वज? संभवतः हमारे सीधे पूर्वज। इसने भारत के प्राचीन इतिहास और लोगों के प्रवास से जुड़े कई पुराने विचारों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दिखाता है कि हमारी जड़ें इसी मिट्टी में कितनी गहरी है। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और मोहरों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो अद्भुत इंजीनियरिंग, गहरे रहस्यों और हमारी अपनी जड़ों से जुड़ी है। बिल्कुल। एक तरफ वो कमाल की नगर योजना, दूसरी तरफ वो अनसुलझी लिपि और अब ये डीएनए सबूत जो हमें सीधे उनसे जोड़ते हैं। हाँ। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सिंधु सभ्यता जब खत्म हुई तो अपने साथ कौन सा ज्ञान, कौन सी तकनीकें, कौन सा दर्शन ले गई? क्या उनकी जीवन शैली या सोच में कुछ ऐसा था जिसे अगर आज हम समझ पाते तो शायद हमारी दुनिया कुछ बेहतर हो सकती थी? सोचने वाली बात है। इतिहास के ये पन्ने अभी भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं।